यूट्यूब चैनल। जो आज का वीडियो है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हमने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देके सारे कॉन्सेप्ट फिनिश कर लिया। आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें सिर्फ आपको 2 एक्सरसाइज एंड एक मिसलेनियस एक्सरसाइज मिलेगी। इसका मतलब कि काफी छोटा चैप्टर है एंड बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो काफी छोटा चैप्टर है। इसका वेटेज भी उतना ज्यादा नहीं है, 3 to 4 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज है एंड छोटा चैप्टर है एंड कॉन्सेप्ट्स भी इतने ज्यादा नहीं है। बस इसमें आपको आज की जो वीडियो है उसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें कुछ हम प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या कौन कौन से फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे एंड ये जो चैप्टर है ये 3-4 लेक्चर्स में वाइंड अप हो जाएगा। सो आज का वीडियो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये जो वर्ड है इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आपका इनवर्स एंड आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये इनवर्स एंड ये एक आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता है कि वो जो हम 6 फंक्शंस पढ़ते हैं, कौन कौन से, साइन, फिर कॉस एंड टेन एंड इन तीनों के रेसिप्रोकल, तो ये हमारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स क्या होता है? इनवर्स के लिए आपको थोड़ा सा अपना क्लास 11th में आपने सेट्स पढ़ा होगा, उसके एग्जांपल समझाता हूँ। अगर इनवर्स की बात करें तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शंस, क्लास 12th में, उसमें इन डिटेल बात हुई है इनवर्स की, बट अभी हमने वो चीज कवर नहीं करी है, तो मैं आपको सेट्स के एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए एंड एक सेट है हमारे पास बी, एंड यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, यहाँ पे ए, बी एंड सी, एंड यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1, 2 एंड 3। ये हमारे पास सेट ए मान लो आप इसे, एंड इसे मान लो सेट बी। अब ऐसा कोई फंक्शन है, या फिर ऐसी, अगर एकदम लेम लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसी कोई मशीन है जिसमें हम ए इनपुट डालते हैं। जैसे आपकी फैक्ट्रीज में मशीन नहीं होती जिसमें रॉ इनपुट डालते हैं हमारे पास कोई प्रोडक्ट बन के आता है। सिमिलरली यहाँ पे रॉ इनपुट हमारा सेट ए है, ये सारे मटीरियल जो मटेरियल यूज होते हैं यहाँ पे, ये सेट्स के एलिमेंट्स हैं, इसको रॉ एलिमेंट्स आप समझ सकते हो। आपका बीच में एक मशीन यानी कि बीच में एक फंक्शन होगा एफ, जिसके थ्रू जब ये नंबर पास होंगे तब आपको एक सर्टेन प्रोडक्ट, मतलब कि एक सर्टेन आउटपुट मिलेगा। यहां से आप गए इस फंक्शन से एंड यहाँ पे पहुंच गए। अगर आपने ए इनपुट डाला तो आपको प्रोडक्ट मिला 1, बी इनपुट डाला तो आपको प्रोडक्ट मिला 2, सी इनपुट डाला तो आपको प्रोडक्ट मिला 3। ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन। बट क्या था यहाँ पे स्टार्टिंग, देखो यहाँ से हमने रॉ मटेरियल कुछ डाला, जस्ट एन एग्जाम्पल की मशीन से हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मशीन का रॉ मटेरियल डाला एंड हमें कोई फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अब अगर कोई एक रिवर्स मशीन बना दे कि हम जिसमें प्रोडक्ट डालें एंड हमें रॉ मटेरियल मिल जाए, क्या करना है हमें, जिसमें हम प्रोडक्ट डालें एंड हमें रॉ मटेरियल मिल जाए, मतलब कि हम जो भी मशीन है इसमें अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कोई एक ऐसा फंक्शन बना दे जिसमें हम ये वैल्यूज डालें तो हमें ये वैल्यूज फिर से मिलने लग जाए। मतलब इस फंक्शन में ये जो एफ इनवर्स बनाएंगे हम, उसमें अगर हम 3 डालें इनपुट तो हमें आउटपुट मिल जाए सी, हम 2 डालें तो हमें आउटपुट मिल जाए बी, हम 1 डालें तो हमें आउटपुट मिल जाए ए। सो ऐसे करके हमारा कुछ इनवर्स फंक्शन होता है। हम जब चैप्टर 1 पढ़ेंगे तब इन डिटेल बात करेंगे, बट फॉर नाउ इनवर्स फंक्शन होने के लिए आपका जो रॉ है, मतलब ये वाला सेट ए एंड ये वाला सेट बी, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बात करूं तो ये आपका डोमेन एंड ये आपका को डोमेन या फिर रेंज बोल सकते हो आप। तो आपका डोमेन एंड रेंज ये हो गया। अब एक चीज ये है कि फंक्शन में पहले आप डोमेन डालोगे तो आपको रेंज मिलेगी, बट कोई एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें आपने रेंज डाली तो आपको दोबारा से डोमेन मिल गया, तो उसको कहते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कैसे हुआ? रेंज डालने पे डोमेन मिला है हमें। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि एक चीज नोटिस करो, हमने ए डाला तो 1 मिला हमें, ऐसा नहीं हुआ कि हमें ए डालने पे 1 भी मिला एंड 2 भी मिल गया। ये चीज हमारे साथ नहीं हुई, हमारे पास एक इनपुट डाला तो एक आउटपुट मिला। या फिर ऐसा भी नहीं है कि हमने ये चीज भी नहीं करी कि हमें सेम आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, वो सेम आउटपुट मिल रहा है किसी 2 इनपुट से। अगर ये वाली चीज नहीं होती यहाँ पे, तो आपको ए डालने पे भी 2 मिल रहा है एंड बी डालने पे भी 2 हो रहा है, तो यहाँ पे हम एफ इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। क्यों? एफ इनवर्स में हम ये वाले इनपुट डालते हैं, तो हम 2 डालते तो हमारे पास आउटपुट क्या आता। ये जो मशीन अगर पर्टिकुलरली बात करें या फिर कोई फंक्शन, वो कंफ्यूज हो जाता कि हमें ए आउटपुट देना है या बी आउटपुट देना है। सो
इन शॉर्ट आपकी बस इतनी सी बात है कि आपका एक डोमेन होगा, डोमेन का कोई एक एलिमेंट रेंज के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा थ्रू अ फंक्शन एफ। एंड अगर हमने कोई ऐसा फंक्शन बना लिया सक्सेसफुली कि उस रेंज जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट अपने डोमेन के सेम एलिमेंट से जाके रिलेट हो जाए, तो उसको हम एफ इनवर्स बोलेंगे। सो आपने ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया कि जो तीन हमने फंक्शन पढ़ते हैं साइन कॉस टेन एंड इनवर्स, अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या होगा कि कोई ऐसा फंक्शन जिसमें कि आपको एंगल अगर हम क्या करते हैं जैसे साइन एंड यहाँ पे हम क्या डालते हैं एंगल डालते हैं, साइन एक्स है अगर तो हम एक्स क्या है यहाँ पे एंगल है एंड हमें कोई सर्टेन वैल्यू मिल जाती है। ठीक, अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसमें क्या होगा कि हम साइन इनवर्स, तो पहले सबसे पहली बात इनवर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने मैट्रिक्स में सीखा था जैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो साइन फंक्शन है उसका इनवर्स ऐसे साइन एंड इसकी पावर में -1, ये पावर नहीं है, इसको सुपरस्क्रिप्ट बोल सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इनवर्स कर दिया हमने किसका, साइन का, एंड साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने साइन का इनवर्स कर दिया। अब इसके अंदर हम कोई डालेंगे एंगल, वो कोई डालेंगे वैल्यू, इसके अंदर कोई वैल्यू डालेंगे एंड जो आपका आंसर है इसके अंदर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू इनपुट डालेंगे एंड जो आपका आंसर है वो एंगल में आएगा। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल फंक्शन था जब साइन, तब हमने क्या किया, हम यहाँ पे एंगल डाल रहे थे एंड हमें आउटपुट क्या मिल रहा था, कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही थी। जैसे साइन अगर बात करें फॉर एग्जांपल साइन π/2 की, तो साइन π/2 हमारा 1 होता है, हमने कोई एंगल डाला तो हमें एक सर्टेन आउटपुट मिला, एक वैल्यू मिली, न्यूमेरिकल वैल्यू। बट इस केस में क्या होगा, हम यहाँ पे अगर कोई वैल्यू डालेंगे तो हमें कोई एंगल मिलेगा। जैसे इसी को अगर रिवर्स कर दें तो साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/2। अभी ये मत समझना कि ये कैसे हुआ है, बस ये चीज समझो कि इनपुट में हमने कोई वैल्यू डाली है एंड आउटपुट हमें एक एंगल मिला है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ पे है। सबसे पहले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑब्वियसली आपके एग्जाम में आएगा तो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। इसके बाद जो आप कैलकुलस पढ़ोगे, कैलकुलस जब आप स्टार्ट होगा, इसके बाद कैलकुलस स्टार्ट होने वाली है, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब आप पढ़ोगे उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज है। एंड अगर फर्दर बात करें तो आप जब मैथ्स, अगर कोई स्टूडेंट आप देख रहे हो तो आप अगर मैथ्स में इंटरेस्टेड हो, आप अगर मैथमेटिशियन बनना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। साइन, जो साइन कॉस टेन, काफ़ी लोग पूछते हैं कि इनका यूज़ क्या है, हमें स्कूल में पढ़ा दिया गया एंड इसका आज तक यूज़ नहीं हुआ, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है एज सच, बट ये एक मैथमेटिकल टूल है जो हमारी कैलकुलेशन को ईजी कर देता है। जैसे लॉग हमने पढ़ा है ना, लॉगरिथम्स, लॉग एंड यहाँ पे कोई वैल्यू डालते हैं बहुत ईजीली हमारा कैलकुलेट हो जाता है। तो ये भी एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। तो यही 3-4 इसके यूज हैं। इसके बाद हम बात करें कि जब हमने समझा कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का जब मैंने आपको समझाया तो मैंने उसमें डोमेन और रेंज की बात करी। डोमेन और रेंज की बात कैसे करी, मैंने आपको बताया था कि जो एक सेट है स्टार्टिंग में, जो इनपुट जा रहा है उसको बोलेंगे डोमेन एंड जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है उसको बोलते हैं रेंज। अभी जस्ट एक लेम एग्जांपल दिया था मैंने मशीनरी का, बट जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं। बट फॉर नाउ आपको ये चीज समझनी है, डोमेन एंड रेंज तो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, वहां पे सेट्स एंड रिलेशन नाम का एक चैप्टर था आपका स्टार्टिंग में, उसमें भी हमने डोमेन एंड रेंज डिस्कस कर रखा है। सो जो आपका साइन फंक्शन है उसका कोई पर्टिकुलर डोमेन होता है एंड उसका कोई पर्टिकुलर रेंज होती है। रेंज क्या होती है उसकी रेंज होती है -1, 1 इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मतलब -1 एंड 1 दोनों इंक्लूडेड है। एंड इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है रियल नंबर, इसका डोमेन होता है रियल नंबर एंड इसकी रेंज होती है -1 to 1। अब देखो एक चीज देखो, आपने भले ही साइन π/2 डाला, साइन 3π/2 डाला, तब आपको आंसर मिला 1, मतलब कि साइन π/2 डाला आपने तो आपको आंसर मिला 1। साइन 3π/2 आपने इनपुट डाला तब भी आपको आंसर 1 मिला। कैसे, ये चीज आप ऐसे समझो कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये कुछ टाइम बाद अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, कुछ टाइम बाद अपनी वैल्यू जो है अपनी रिपीट करता रहेगा ये साइन फंक्शन जो है।
बट हमने क्या पढ़ा था, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं उनमें हर डोमेन के हर वैल्यू, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए रेंज में हर जो भी रेंज में जितने एलिमेंट है सबके लिए यूनिक वैल्यू होगी। मतलब अगर x है तो रेंज में x r हो जाएगा, अगर y है तो y r हो जाएगा रेंज में आपका। मतलब कि डोमेन में जितने ज्यादा नंबर होंगे सबके लिए एक यूनिक आउटपुट प्रेजेंट होगा आपका रेंज में। बट इस केस में साइन का अगर देखें तो साइन के केस में हमारे पास -1 से लेके 1 तक ही आउटपुट अवेलेबल है। भले ही हमारे पास डोमेन देखो कितने सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है हमारे पास डोमेन, बट जो रेंज है वो हमारे पास -1 से लेके 1 तक है। मतलब एक लिमिट लगी हुई है इसमें। इसमें अब हम पॉइंट्स में नंबर लगा लें तब भी ये इनफाइनाइट तो बन जाएगी। बट आपने जैसे अभी देखा कि साइन π/2 एंड साइन 3π/2 दोनों की वैल्यू आपकी 1 आती है। तो हमें क्या करना है, पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। साइन का ग्राफ कैसे बनता है, साइन का ग्राफ भी हमने बना के देखा है क्लास 11th में। क्लास 11th में हमने साइन का ग्राफ कैसे देखा है, देखो ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। साइन का ग्राफ कैसे शुरू होता है, वो आपका 0 से स्टार्ट होता है एंड ऐसे बनता वो आगे चला जाता है। एंड अगर नेगेटिव में बात करें तो नेगेटिव में भी आपका साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, आपका ये -1 से लेके +1 तक रहता है। एंड जो यहाँ पे अगर एंगल्स की बात करें तो ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 एंड यहाँ पे सो ऑन चलता रहता है। एंड अगर नेगेटिव में बात करें तो ये आपका -π/2, -π/2, फिर यहाँ पे आपका -π एंड यहाँ पे -3π/2, ऐसे आपका इस साइड बढ़ता रहेगा। अब देखो हमें इनवर्स फंक्शन बनाना है साइन को, कैसे बनाएंगे। हमारे पास एक देखो क्या गड़बड़ हो रही है कि हम π/2 डाल रहे हैं तब भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है, π/2 डाल रहे हैं तब भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है। एंड हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका 2π एंड यहाँ पे आपका 5π/2, हम 5π/2 डाल रहे हैं तब भी हमारे पास 1 आंसर आ रहा है। देखो मतलब कि मल्टीपल इनपुट का सेम आउटपुट आ रहा है। आप चाहे यहाँ पे वैल्यू डालो, आप चाहे यहाँ का एंगल डालो इनपुट में, या फिर यहाँ का एंगल डालो, आपका आउटपुट तो हमेशा यही आएगा, ये जो वैल्यू है। अगर 1 की बात करें तो आपका π/2 पे भी 1 आ रहा है, 5π/2 पे भी 1 आ रहा है। बट तो इसका मतलब ये कि इसका इनवर्स नहीं बन सकता, साइन का इनवर्स नहीं बन सकता। अगर हम एक पूरी डोमेन एंड पूरी रेंज की बात करें तो इसका जो वो है इनवर्स फंक्शन नहीं बन सकता। बट हम क्या करेंगे, हम एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, देखो हम इसके डोमेन एंड रेंज पे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। हम -π/2 से लेके +π/2 तक का डोमेन देखेंगे। बस हम क्या करेंगे, डोमेन में क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई, हम सिर्फ -π/2 से लेके +π/2 तक का साइन का ग्राफ देखेंगे। एक बार अलग से बना के देख लेते हैं। आपका ये +π/2 तक एंड ये आपका -π/2 तक। यहाँ पे आपका -π/2 एंड यहाँ पे आपका +π/2 एंड यहाँ पे आपका 0 है। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1, ये आपकी मिनिमम वैल्यू -1। देखो अब इसमें आप अगर अलग एंगल डालोगे तो आपको अलग आउटपुट मिलेगा। आपने ये एंगल डाला आपको ये मिला, आपने ये डाला ये, मतलब कि हर इनपुट के लिए आपके पास यूनिक आउटपुट अवेलेबल है। मतलब कि अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, डोमेन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें मतलब डोमेन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि हमारा डोमेन सिर्फ इतना है, हमारा डोमेन सिर्फ इतना है -π/2 से लेके +π/2 तक, तो हम बोल सकते हैं कि साइन का इनवर्स हम बहुत इजीली बना सकते हैं। इनवर्स बनाने के लिए क्या चाहिए, हमारे हर डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए एक यूनिक आउटपुट अवेलेबल हो। इसमें ऐसा हो रहा है, डोमेन में आपका ये पूरा है -π/2 से लेके +π/2 तक। आप कोई सा भी एंगल डालो आपके पास हमेशा अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब अगर हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हम इनवर्स बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इनवर्स हम बना सकते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। सिमिलरली अगर हम कॉस की बात करें, ये चीज आप ध्यान रखना, अभी हम इस पे दोबारा से आएंगे, बट अभी हम कॉस की बात करते हैं। कॉस की बात कैसे, पहले हम कॉस का देखते हैं कि कॉस की रेंज और कॉस का डोमेन क्या होता है। कॉस का जो आपका रेंज है, कॉस का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स होता है एंड जो डोमेन वो रेंज होता है, जो आउटपुट होता है वो इसमें भी -1 से लेके +1 तक होता है। अब देखो आप में रियल नंबर्स में अगर हमने कोई एंगल डाला, लेट से cos π/4, हमारे पास क्या आया 1/√2। अगर हम cos का ग्राफ बना के देखेंगे तो कोई एक एंगल ऐसा और होगा
जिसमें हम कॉस में इनपुट डालेंगे, जिसको हम कॉस के साथ लगाएंगे, तो हमारे पास फिर से 1/√2 आंसर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एंगल्स होंगे जिसको अगर हम कॉस के साथ लगा के देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट हमेशा 1/√2 आएगा। इसका मतलब कॉस भी हमारा इनवर्स फंक्शन नहीं बन सकता। बट इसमें भी हम क्या करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हमारा सिर्फ इतना डोमेन है, हम बाकी का पार्ट लेंगे ही नहीं। बाकी का पार्ट अगर हम लेंगे ही नहीं तो जो पर्टिकुलर जो पार्ट बचेगा वो हमारा इनवर्स फंक्शन में हम बना सकते हैं, उसको इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। देखो इसका ग्राफ भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे कैसे होगा ये सब चीजें। आपका कॉस का ग्राफ शुरू होता है +1 से, यहाँ पे आपने ये ग्राफ बनाया, फिर आपने नेगेटिव में भी ये ग्राफ एक्सटेंड कर दिया, आपका ये +1 या आपका -1, ठीक। यहाँ पे आपका 0 π/2, फिर यहाँ पे आपका पाई, यहाँ पे आपका 3 π/2 एंड सो वन, इधर की साइड ग्राफ चलता रहेगा। अगर नेगेटिव में बात करें तो यहाँ पे आपका -π/2, यहाँ पे आपका -π -3 π/2। तो देखो ये आपका ग्राफ है। बट अगर आप इसको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। आप देखो 0 से लेके ये पूरा ग्राफ, ये जो आपका पूरा ग्राफ बन रहा है, इसको अलग मार्कर से देखो, ये आपका जो पूरा ग्राफ बन रहा है ये वाला, इसमें आपका कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये चीज हो रही हो कि आपने कोई एक एंगल डाला, आपको एक पर्टिकुलर आंसर मिला। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई दूसरा एंगल डाला तो तब भी आपको वही सेम आंसर मिलेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो आपने अगर ये इनपुट डाला, कॉस के अंदर आपने ये इनपुट डाला तो आपको एक सर्टेन आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, ठीक। बट ये आउटपुट सिर्फ और सिर्फ इस इनपुट के लिए अवेलेबल है। अगर हम सिर्फ इतने की बात करें, इस वाले ये जो ब्लू से ग्राफ है उतने की बात करें, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। देखो जो हमारा ये पर्टिकुलर आउटपुट है वो सिर्फ इस इनपुट से आएगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो आउटपुट है वो इस इनपुट से आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ फिर वो गलत हो जाएगा। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो इस इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट ये आएगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट अवेलेबल है। बट अगर हम पूरे ग्राफ को देखें, पूरी लेंथ को -∞ से लेकर +∞ तक देखें, तो इस इनपुट के लिए हमारे पास ये आउटपुट है बस बट अगर इसका रिवर्स देखें तो इस आउटपुट के लिए हमारे पास मल्टीपल इनपुट अवेलेबल है। कैसे, हम इस आउटपुट में अगर हम ये एंगल डालें कॉस में तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा, अगर हम ये डालें तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा, हम ये डालें तब भी हमें सेम आंसर मिल रहा है। तो हमने क्या करा, इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा गया, क्या कि इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दो। मतलब हम पूरी -∞ से +∞ तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 0 से पाई के बीच में चेक करेंगे। 0 से पाई के बीच में अगर चेक किया गया तो ये मिला कि ये जो फंक्शन है हर इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट अवेलेबल है, हर इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट अवेलेबल है आपके पास। आप चाहे ये इनपुट लो तो आपके पास ये पर्टिकुलर आउटपुट है, एंड इस आउटपुट के लिए जो इनपुट आएगा वो दोबारा से यही आ जाएगा। अगर पूरा ग्राफ लिया होता तो आपके पास यहाँ पे कोई एक एंगल होता, फिर यहाँ पे कोई एक एंगल होता। बट इसीलिए इसको इनवर्स बनाया जा सके, इसलिए हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करा। बाकी की जो इसके आगे के एंगल्स, इसके पीछे के एंगल्स हमने छोड़ दिए। सो आपका ये चीज भी हो गई। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट करा है। देखो सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट हो एंड हर आउटपुट के लिए एक यूनिक इनपुट हो। ऐसा नहीं कि आपने 2 इनपुट डाले सेम आउटपुट आ गया, या फिर आपके पास 2 आउटपुट है एंड दोनों का सेम इनपुट है। ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट के लिए हर यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। साइन और कॉस की बात करें या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो इनका ग्राफ पीरियोडिक होता है। कुछ कुछ टाइम के बाद, कुछ कुछ इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। जैसे कि sin π/2 1, फिर sin 5π/2 इज ऑल्सो 1। मतलब कि कुछ एंगल के बाद ये अपनी वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक सर्टेन आउटपुट के लिए हमारे पास मल्टीपल इनपुट अवेलेबल है। इसका मतलब हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। हमें इसका इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या करा कि इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब अगर साइन के केस में बात करें तो हमने -π/2 से लेके +π/2 तक देखा। -π/2 से +π/2 तक अगर हम ग्राफ बना के देखें तो क्या होगा, एक बार फिर से समझ लो। -π/2 से +π/2, आपका -π/2 इधर नहीं, ग्राफ ऐसे बनेगा। हाँ, आपका -π/2 से लेके +π/2 तक
आपका यहाँ पे -π/2 से लेके +π/2 तक। आप देखो हर इनपुट के लिए जितने भी अलग अलग आप इनपुट चेंज करोगे आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। आप इनपुट चेंज करो आउटपुट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये +π/2 एंड यहाँ पे आपका ये -π/2। मतलब हर इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट अवेलेबल है। हम इस डोमेन में रह के इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब ये पर्टिकुलर ग्राफ अगर साइन का है तो हम इस पर्टिकुलर इनपुट में रह के हम साइन का इनवर्स बना सकते हैं। साइन का इनवर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन का इनवर्स रिप्रेजेंट करते हैं साइन इनवर्स, जैसे हम ए इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स रिप्रेजेंट करते हैं वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ हमने साइन में कॉस में मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया। आप अगर अपनी एनसीईआरटी चेक करोगे तो आपको साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सबके लिए आपको ग्राफ अलग से मिल जाएंगे। इन शॉर्ट आपके पास 6 ग्राफ हैं। अगर हम साइन इनवर्स का पूरा ग्राफ देखें कि कैसा होता है, साइन इनवर्स का ग्राफ होता कैसे है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। आपको इनफैक्ट अपनी एनसीईआरटी बुक में भी ग्राफ मिल जाएगा। इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है? इनवर्स फंक्शंस का अगर ग्राफ की बात करूं तो आप x को y में चेंज कर दो एंड y को x में, मतलब x एक्सिस को ऐसे पकड़ के रोटेट कर दो। आप अपने ग्राफ को ऐसे पकड़ के रोटेट कर दो 90 डिग्री पे, तो जो आपका आउटपुट ग्राफ आएगा वो आपका क्या होगा? इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। हमने क्या सीखा था कि साइन का ग्राफ ऐसे होता है कुछ, ठीक। हमें क्या करना है, हमने पकड़े दोनों एंड्स एंड इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। तो जो हमारा फाइनल ग्राफ है साइन इनवर्स का, ये किसका ग्राफ है हमारा? ये हमारा ग्राफ है y = sin x। ये हमारा sin x का ग्राफ है। अगर हम बात करें कि हमारा उसका ग्राफ कैसे होगा आपका साइन इनवर्स का, तो ये ऐसा कुछ होगा। देखो क्या करा हमने, इस लाइन को पकड़ के हमने ऐसे रोटेट कर दिया, इसको पकड़ा एंड रोटेट किया, तो ये हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ आ गया। ये वाला जो ये ग्राफ है ये हमारा y = sin इनवर्स x हो गया। सो यहां तक हमने ग्राफ्स कवर कर लिए, मतलब मैक्सिमम 3 ग्राफ कवर किए हमने। साइन इनवर्स का ग्राफ, साइन इनवर्स का ग्राफ मैं आपको सेपरेटली बना के दिखा देता हूँ। ये तो हमने साइन x की हेल्प से देखा। देखो ये आपके पास x एक्सिस, ये y एक्सिस। साइन इनवर्स के केस में मैंने बताया था इनपुट क्या होता है। इनपुट एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, मीन्स आपका साइन की +1 से लेके -1 तक होगा। एंड जो आउटपुट होता है, आउटपुट कहाँ होता है? आपका आउटपुट होता है y एक्सिस पे। एंड आउटपुट हमारा क्या था इनवर्स के केस में? साइन इनवर्स के केस में एक पर्टिकुलर एंगल आता है। तो आपका देखो ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ये आपका साइन इनवर्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? y = sin इनवर्स x। इनवर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हम ए इनवर्स रिप्रेजेंट करते थे वो। एंड ये आपका इनपुट x। अब आप देखो, आप इनपुट तो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में डालोगे, बट आपके पास आंसर अलग अलग आ सकते हैं। हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं अभी ये वर्ड यूज कर रहा हूँ बट इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आपकी प्रिंसिपल वैल्यू इतने से लेके इतने तक होती है। आपका जो फाइनल आंसर आपको निकालना है, आपको इतने से लेके इस ग्राफ और इतने के बीच में आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब हम डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। पूरे साइन, कॉस, कॉट जितने भी आपके 6 फंक्शंस हैं, सबके इनवर्स जो जितने भी हैं उन सबके इनवर्स के डोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शंस, यहाँ पे उनका डोमेन लिखेंगे एंड एट द एंड उनका रेंज। सो देखो सबसे पहले हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, ये जो इनवर्स फंक्शन है इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है हमारे पास -1, 1 इंक्लूडेड। एंड जो हमारे पास रेंज है वो हमारे पास है -π/2 से +π/2। ये भी इंक्लूडेड है। अब अगर cos इनवर्स x की बात करें तो cos इनवर्स x में हमारा क्या है? हमारा -1, 1 एंड जो हमारा रेंज है इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं। आपका यहाँ पे -π/2, π/2। ये आपका साइन की रेंज है, साइन इनवर्स की रेंज है। एंड अगर कॉस इनवर्स की बात करें तो आपके ये डोमेन है एंड आपका रेंज क्या है? 0, π। 0, π कैसे आया?
ये चीज आप ध्यान रखना एंड जो मैंने ग्राफ बताया था उससे रिलेट करके देखना। हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट करा तो हमारा जो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो कॉस का ग्राफ था। कॉस इनवर्स में भी बताऊंगा कैसे करना है। इसके बाद जो हमारा टेन इनवर्स की रेंज है, टेन इनवर्स की रेंज एंड टेन इनवर्स का डोमेन, टेन इनवर्स एक्स। हमारा जो डोमेन है वो तो रियल नंबर है एंड जो हमारा रेंज है, रेंज क्या है हमारी -π/2 से +π/2। ओपन इंटरवल मींस आपने 11th में पढ़ा होगा कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है, -π/2 एंड +π/2 आपके इंक्लूडेड नहीं है। ये तीन आपके मेन फंक्शन हो गए। इसके बाद जो है वो आपके इन तीनों के वो है रेसिप्रोकल। देखो यहाँ पे आपका साइन का है, पहले साइन का क्या होता है कोसेक इनवर्स एक्स, फिर आपका यहाँ पे कॉस का होता है सेक इनवर्स एक्स एंड टेन का होता है कॉट इनवर्स एक्स। देखो ये तीन है एंड इन तीनों के हम डोमेन की बात करेंगे। सबसे पहले कोसेक की बात करें तो कोसेक में देखो क्या था, साइन का ये था। कोसेक में क्या करना है, रियल नंबर्स में से ये माइनस कर देना है। रियल नंबर में से हमने ये पर्टिकुलर चीज माइनस कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, कोसेक इनवर्स एक्स का हमारे पास डोमेन आ गया। कोसेक इनवर्स एक्स का अगर हम बात करें रेंज की तो क्या होगा, ये चीज ऐसे एज इट इज रहेगी -0 मीन्स 0 को छोड़ के -π/2 से लेके +π/2 के बीच में हमारा 0 भी आ रहा है तो हम 0 को छोड़ के बाकी वो -π/2 से लेके +π/2 तक की रेंज हो जाएगी। अब अगर सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स में हमारा होगा r माइनस एंड यहाँ पे ये ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल सेक के केस में होगा। आपका ये रियल नंबर्स मतलब पूरी रियल नंबर्स की लाइन माइनस मतलब -1 से लेके 1 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स, -1 एंड -2 एक्सक्लूडेड मतलब ये इस इंटरवल में काउंट नहीं होंगे। अब अगर इसकी बात करें सेक इनवर्स एक्स के रेंज की, सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी हमारी 0 से लेके π तक -π/2। 0 से लेके तक हमारा π/2 भी आ रहा है तो हम π/2 इंक्लूड नहीं करेंगे। अब अगर बात करें कॉट इनवर्स एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स का हमारा डोमेन क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का हमारा रियल नंबर्स होगा, डोमेन एज इट इज रहेगा टेन की तरह, बट यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, कॉट इनवर्स एक्स में हमारा -π/2 से लेके π/2 तक नहीं होता, हमारा 0 से लेके π तक होता है। एंड कौन से ब्रैकेट्स में होता है, ये हमारा ओपन ब्रैकेट में होता है। तो ये अभी तक हमने फंक्शन देखे कि कौन कौन से फंक्शंस थे। साइन एंड कॉस के हमने ग्राफ बना के देख लिया कि हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं, इनवर्स बन भी सकते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करा उसको कि जो साइन एंड कॉस है वो तो हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो हम उसका इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हर आउटपुट के लिए हमारे पास मल्टीपल इनपुट अवेलेबल है, कि मतलब बहुत सारे एंगल्स ऐसे हैं जिनको डालने पे सेम आउटपुट आता है। तो वो एक पीरियोडिक वो है फंक्शन, तो हम उसको कैसे इनवर्स बना सकते हैं। तो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम पर्टिकुलर डोमेन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम जज करेंगे कि ये साइन इनवर्स बन सकता है या नहीं बन सकता। फिर हमने ग्राफ देखा कि साइन का ग्राफ कैसे होता है, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के बाद कैसा ग्राफ होता है। फिर हमने साइन इनवर्स का ग्राफ देखा एंड उसके बाद हमने हर जितने भी फंक्शंस हैं, आपके 6 फंक्शंस हैं, यहाँ पे आपका ये 4th हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5th एंड 6th, ये आपका 5th एंड यहाँ पे आपका 6th हो जाएगा। तो हमने जितने भी 6 फंक्शंस थे उन सब के पहले फंक्शन लिखे, डोमेन लिखा एंड रेंज लिखी। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा एंड अगर नोट डाउन नहीं किया तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड जो इससे पहले पढ़ाया था उस पर भी एक बार रिवाइंड करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो यहाँ तक हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या क्या नीड थी, इसका यूज क्या क्या था, वो था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, यहीं तक था। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट क्वेश्चंस के लिए हमें थोड़ी बहुत बेसिक्स बताने जरूरी थे। हमें ये बेसिक्स पता होगा, आपको ये रेंज एंड डोमेन आपके बोर्ड के हिसाब से देखें, आपके बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं रेंज एंड डोमेन से रिलेटेड, बट हमें तो पूरा सिलेबस कवर करना है, इसलिए हमने रेंज एंड डोमेन बता दिया। हम इस पे आने वाले जो अगला लेक्चर है उसमें एक आध क्वेश्चंस डिस्कस भी कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे।
आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो मैंने ग्राफ के थ्रू चीज़ें आपको डिलीवर करना चाहा वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। लेक्चर के नोट्स आपके टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके नोट्स वो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चाहो तो वहाँ से वो चीज़ कवर कर सकते हो अपना सिलेबस। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।